सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो, कल की क्लास में ना हमने सिलेबस और थोड़ा इंट्रोडक्शन भी देखा था। तो अब आप दोनों नए हैं तो मैं थोड़ा आप लोगों के लिए एक बारी सिलेबस और जो हमारा इंट्रोडक्शन है उसको स्टार्ट करते हैं, राइट। तो अभी कल की क्लास में अगर देखा जाए तो कल की क्लास में हमने थोड़ा सा सिलेबस देखा था। गुड मॉर्निंग। सिलेबस देखा था तो सिलेबस आपको मालूम है कि यूकेपीएससी, आप लोग यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे ना, पीसीएस के लिए, है ना। तो उसमें हमने देखा था सिलेबस का। तो देखो, सिलेबस ये रहा आपका कि आप लोगों को क्या पढ़ना है। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की, जो आज का हमारा संविधान है, आज का जो हम वर्तमान स्वरूप देखते हैं हमारा संविधान का, भारतीय जो राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी का, वो किस तरीके से आया। तो हमने पहले बेसिक ये देखा था सिलेबस का। ये फिर आप लोगों ने ये देखना है कि संविधान सभा, यानी कि जो हमारा संविधान है वो किसी ना किसी ने बनाया होगा, कुछ लोग रहे होंगे, उन्होंने बनाया। तो वो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, जो 7 लोगों का था, जिसमें आपने सुना होगा कि भीमराव अंबेडकर नाम सुना होगा, काफी फेमस नाम है। उन्होंने ही जो यहाँ पे आपके संविधान का जो अध्यक्ष थे, उस संविधान सभा यानी कि प्रारूप समिति, जो ड्राफ्ट कमेटी थी, उसके अध्यक्ष थे। तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखना है। फिर आपका प्रियम्बल। प्रियम्बल बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी काम करते हो, उस काम को करने से पहले आप एक एम डिसाइड करते हो, है ना। आप अपना डेली शेड्यूल रेडी करते हो। उसी तरीके से प्रियम्बल में कि यहाँ पे जब संविधान बन, अब आपको मालूम है कि अंग्रेजों ने हम पे रूल किया था, अंग्रेजों से हमने आजादी ली, अंग्रेज हमें जिस स्थिति में छोड़ के आए थे उस स्थिति से हमें और अच्छे से उभरना था खुद के लिए, है ना। तो उस कंडीशन में ये हमने देखा कि प्रियम्बल क्या है। भारत के जो नेता थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी और भी तमाम जितने जो लोग थे, इन सभी ने जो है एक एम डिसाइड किया कि हम हमारे भारत को कैसा बनाएंगे, कैसे इसके नागरिकों के लिए हम चीजें निर्धारित करेंगे। तो ये सब चीजें हम प्रेम्बल में पढ़ते हैं। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, तो हम ये डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बाकी मैं आप लोगों को एक सिंपल से बता, अब देखो, आपने फंडामेंटल राइट्स भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि मौलिक अधिकार भी कोई चीज होती है, कि आपके पास 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। तो वो कौन कौन से इसी में देखेंगे। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको एक सिटीजन होने के नाते, आपको एक भारतीय नागरिक होने के नाते कुछ अधिकार दे रखे, तो ये आपका मौलिक अधिकार है। फिर जैसे ये आपकी डीपीएसपी, डीपीएसपी मतलब होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि आपको मालूम है हमारा भारत कैसा एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अमीर, गरीब, तमाम तरीके के लोग रहते हैं। अब इन सभी लोगों के लिए हमें क्या करना है, क्या करना है, नीति निर्माण, यानी कि हमें कानून बनाने, पॉलिसीज को हमने इम्प्लीमेंट करना है, योजनाएं बनानी है, ताकि जो हमारा समाज है वो किस तरीके से आगे बढ़े। उसके लिए यहाँ पे सरकार के द्वारा खुद को ही एक निर्देश दे रखे हैं कि हम किस तरीके से हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे। जैसे आपको मालूम है कि अगर मैं एक बात बोलूं, तो आपको मालूम है कि आपके जो फीमेल्स होती है, तो आपको मालूम है कि गवर्नमेंट सर्विस में जो फीमेल्स होती है उनको प्रेगनेंसी के टाइम पे लीव मिलता है 6 मंथ का। तो वो आपको इसमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कि जो महिला है वो अपने जो प्रेगनेंसी वाला टाइम पीरियड है उसमें रेस्ट भी ले सके और उसको सैलरी भी मिल सके। तो इस तरीके से, जैसे आपको मालूम है कि हमारे जो दुधारू पशुएं होते हैं, जो दूध देते हैं, कौन देते, गाय, बकरी, भैंस, इन सभी के लिए भी यहाँ पे पॉलिसीज है कि हम जो इनके लिए पॉलिसीज बनाएंगे किस तरीके से बनाएंगे। साथ ही साथ जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे इन्हीं के माध्यम से हम पॉलिसीज बनाते हैं। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब मालूम है आपको कि 1949 में आपका जो है संविधान बन के तैयार हो गया था। 1949 में आपका संविधान बन गया था और 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमने हमारा संविधान लागू किया था। अब जो पॉलिसीज बनी थी वो उस समय के अकॉर्डिंग बनी होगी। आज हम चल रहे हैं 2026 में, तो समय के साथ साथ कुछ ना कुछ चीजें बदली, तो वो हमने किसमें देखना है, ये संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि जो हमने चीजें इंप्रूव करनी है समय के साथ साथ, वो हमने इसमें देखना है। चलिए, ये फिर हमने देखा। फिर भारतीय शासन प्रणाली, यानी कि आपका जो शासन तंत्र है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से हमारा शासन चलता है, वो हम देखेंगे कि संसदीय समितियां होती है। संसदीय समिति मतलब लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, संयुक्त संसदीय, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और पार्लियामेंट्री कमेटी। मतलब कि आपको मालूम है कि संसद के कितने पार्ट्स होते हैं, कल बताया था मैंने, संसद के कितने पार्ट्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो जब लोकसभा और राज्यसभा के जो सत्र होते हैं ना, सेशंस चलते हैं, उस टाइम पे
पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक छोटे से संसद के रूप में काम करते हैं, जिनका काम होता है कि जो भाई वाद विवाद हो रहे हैं, जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, उसको हमने देखना है। आ रही बात समझ में? आ रहा है आपको समझ में? आप इंग्लिश मीडियम के ना, तो हिंदी में समझ में आ रहा है अगर मैं हिंदी में बोल रही हूँ तो? ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये हमने देखा कि कमिटीज होती है, ये हमने देखना है। फिर चुनाव आयोग जब इलेक्शन होते हैं तो कौन सी बॉडी है जो इलेक्शन करवाती है, ये हमने देखना है। फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कैग। बजट जब पारित होता है तो हम हर जगह पे एरिया वाइज जो है बजट को रखते हैं कि भाई हम डिफेंस में इतना खर्चा करेंगे, हम पॉलिसीज में इतना खर्चा करेंगे, हमारी सैलरीज जो है, पेंशन जो है, उसमें इतना खर्चा जाएगा। तो इस कैग का काम क्या होता है, ये जो कैग है वो ये देखता है कि जो बजट बना है वो जो बजट बना है वो ठीक जगह से, ठीक तरीके से यूज हो रहा है या नहीं, ये हमने देखना है कैग में। अभी मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि ये आपका क्या है, फिर हम डिटेल में 1 बाय 1 चर्चा करेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे। फिर न्यायपालिका है, आपको मालूम है कि हमारे पास हायरार्की किस तरीके से, सबसे ऊपर आपकी सुप्रीम कोर्ट है सेंट्रल लेवल पे, ये आपकी सेंट्रल लेवल पे होती है। फिर मैं बात करूं तो हायरार्की में फिर हाई कोर्ट होती है जो स्टेट लेवल पे होती है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये आपके छोटे सबऑर्डिनेट लेवल्स पे होती है ना। तो ये हमने देखना है कि न्यायपालिका, उच्चतम न्यायपालिका और उच्च न्यायालय, यानी कि जुडिशियल सिस्टम हमने देखना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हमने देखना है। फिर इससे रिलेटेड और जो एक्सपेक्ट्स होते हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। अब देखो, अब जो अलग अलग हमारी रूलिंग पार्टीज है, रूलिंग बॉडीज है, पार्टीज तो क्या पर रूलिंग बॉडीज, जैसे राष्ट्र एग्जीक्यूटिव में देखो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, प्राइम मिनिस्टर यानी पीएमओ ऑफिस, ये सारे हमने अब 1 बाय 1 देखने हैं जब हम कौन से पार्ट 5 में जाएंगे। हम जब हम पार्ट 5 तक की यात्रा पूरी कर देंगे उसके बाद से हमने ये चीजें डिस्कस करनी। अभी हमें इससे पहले बहुत सी चीजें देखनी है। फिर जैसे कार्यपालिका में जैसे आपका गवर्नर्स हो गया, मुख्यमंत्री हो गया और उसकी जो मंत्री परिषद होगी, ये सब हमने देखना है। फिर जैसे संसद, अब देखो संसद क्यों इंपॉर्टेंट है, संसद आपके कानून बनाती है, संसद है ना। भारत में संसदीय राज्य विधानमंडल, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर इन इंडिया, इनका बेसिकली काम क्या होता है, कानून बनाना। जो भी कानून है वो इनसे ही बनेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन की क्या प्रोसेस होती है, ये हमने देखना है। राजनीतिक दल जो होते हैं हमारे, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है, ये सब हमने देखना है। ये हमने देखना है कि पॉलिसीज वगैरह, सिविल सर्विसेज वगैरह क्या होते हैं। इसमें देखो क्या है, यहाँ पे एजेंसीज वगैरह। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया मतलब क्या है। जब हम पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया था तो आज के टाइम पे हमारे पास कितने 28 स्टेट्स और 8 यूटीज है ना। जब अंग्रेजों ने हमको छोड़ा था उस समय हमारी जो है इससे भी कम स्थिति थी। इस समय अगर मैं बात करूँ तो 14 या फिर 11 की बात करें, 11 या 14 हमारे जो थे स्टेट्स थे। हाँ वो ये 14 तो है ना, लेकिन मैं ये आपको इनके थ्रू बता रही हूँ। जो अलग अलग आयोग बने थे ना, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित आयोग बने थे, उनके कंडीशन में बता रही। फिर 6 और 8 का था आपका, तो ये आपको जो है उस समय आपकी ये कंडीशन थी, आज हमारी ये कंडीशन है। तो किस तरीके से हमने अपने किनको स्टेट्स को बनाया, यूटीज को बनाया, ये सब हम इसमें देखेंगे। फिर आपको मालूम है कि ये प्रशासनिक सुधार आयोग भी हमने देखने हैं इसमें। फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखना है। अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका पंचायती राज सिस्टम। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमें पढ़ना है। अगर मैं बात करूं तो 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल, ये इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, किस तरीके से हमारे जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है, इनको जो है एक रूलिंग बॉडी के रूप में हमने देखा। फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये सब हमने देखना है, ये भी हम देखेंगे। नगर निगम, नगर पार्षद, ये सब इसी में ही है। चलिए आगे देखते हैं। और फिर ये गुड गवर्नेंस से रिलेटेड है कि मैंने आपको कल डिटेल में समझाया था, गुड गवर्नेंस से रिलेटेड है कि सिटीजन चार्टर एक्ट क्या होता है, गुड गवर्नेंस के लिए सिटीजन चार्टर एक्ट क्या होता है,
फिर करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त की जो है स्टेट में और सेंट्रल लेवल पे क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है कि भाई भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम लोकपाल को सेंट्रल लेवल पे नियुक्त कर देते हैं, लोकायुक्त को हर स्टेट में हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई आपको पता ही है क्या होता है। फिर शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा जो है अनिवार्य है। आर्टिकल 21A आपको ये याद रखना है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। तभी तो आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि 8th क्लास तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाए, तो ये एक कंपलसरी हो गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को हम अनिवार्यता होगी कि हम शिक्षा देंगे ही देंगे। फिर सेवा का अधिकार और अदर रिलेटेड एस्पेक्ट, तो ये आपका है। चलिए, तो यहाँ पे हमने सिलेबस आई थिंक पूरा डिस्कस कर लिया। अब देखो यहाँ पे आपका पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला। हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि भारत का संवैधानिक विकास, कि हमारा जो संविधान है उसका विकास कैसे हुआ है। आज की डेट में हम जो पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं हमारे इंडिया में वो किस तरीके से है। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि संविधान होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं आपके अब आप लोग ये काम करिए। आप लोगों ने तो कल नोट किया होगा, आप लोगों को एक काम करना है, कॉपी पेन लेनी, जो मैं बोर्ड में लिखूंगी उसको लिखना है, ठीक है। चलिए, देखो सबसे पहले तो हमारा जो चैप्टर है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि भारत का संवैधानिक विकास। अब भारत का संवैधानिक विकास तो हम पहले बाद में जानेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए कि संविधान होता क्या है, कि आखिर क्यों हमें जरूरत पड़ गई संविधान की, ये हमें जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि संविधान, ये आखिर है क्या, कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा मुझे। कल जो क्लास में थे अटेंडेंस जिनकी थी वो मुझे बताएंगे कि संविधान क्या होता है एंड व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने कल आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था, बताओ मुझे। जिसके थ्रू हम, और पीछे कल मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है। आप देखो, सही बोला आप लोगों ने कि संविधान क्या होता है। संविधान बेसिकली हमारा क्या है, सेट ऑफ रूल्स। मतलब संविधान बेसिकली एक बुक है। इस बुक के अंदर जितने भी सारी चीजें कि हमारा इंडिया कैसे रन होगा, हमारी गवर्नेंस कैसे चलेगी, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर है। जैसे आप लोग स्कूल्स में जाते हैं तो स्कूल्स में क्या होता है कि प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, नेल्स कट होने चाहिए, लड़कियों के लिए 2 चुटियां होनी चाहिए, शूज प्रॉपर होने चाहिए, पॉलिश होने चाहिए, व्हाइट सॉक्स होने चाहिए, टाइम टाइम पे आइए स्कूल, इतने बजे स्कूल आना पड़ेगा, इतने बजे छुट्टी होगी, आफ्टर 4 पीरियड्स यू विल गेट रिसेस टाइम, है ना। ये सारी चीजें आप लोगों को किसमें मेंशन रहती है, आपकी जो स्कूल की जो एक डायरी होती है ना। डायरी में स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस में सारी चीजें बताई रहती। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा जो संविधान है उसमें भी ये एक बुक है जिसके थ्रू हमारा इंडिया रन होता है। हम बोलते हैं कि भाई देश को कौन चला रहा है, सरकार चला रही है। अब सरकार को कौन चला रहा है, सरकार को चलाने वाली भी ये बुक है। सरकार इस बुक के अकॉर्डिंग चलती है। सरकार अगर हमारे लिए कोई नीति का हमारे लिए कोई कानून बना रही है तो वो ये देखेगी कि हमारे जो मौलिक अधिकार है वो कहीं पे डिमिनिश्ड तो नहीं हो रहे। सरकार ये देखेगी कि अगर हम कोई नीति बना रहे हैं तो वो हम डीपीएसपी को ठीक से फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें। तो सरकार आखिर बेसिकली किसके थ्रू चल रही है, इस बुक के थ्रू। सरकार यानी कि संसदीय, हमारे भारत में कैसे संसदीय प्रणाली है, वही लोग कानून बनाते हैं, वही लोग उसको इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं, है ना। तो इसी बुक के थ्रू, तो बेसिकली देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमारी एक सेट ऑफ रूल्स है
through which गवर्नमेंट रन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि सरकार चलती है या फिर हमारा देश चलता है ना, सेट ऑफ रूल्स। तो यानी आप लोगों को हिंदी वाला तो नहीं है अभी आप लोगों की क्लास में? हाँ, आप हो हिंदी वाले, ठीक है चलो। तो सेट ऑफ रूल्स थ्रू विच गवर्नमेंट रन, या फिर इंडिया, जो भी हम बोल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की जरूरत क्यों है, या फिर संविधान इसको ऐसे लिख दो, संविधान क्यों, क्यों आखिर हमें संविधान की जरूरत है? क्यों होती है भाई हमें संविधान की जरूरत? सबका 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 जो है यहाँ पे, इसको ऐसे हो जाएगा ये। चलो, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, किसके लिए भाई? शासन प्रशासन चलाने के लिए, है ना। शासन प्रशासन चलाने के लिए चाहिए कि भाई हमारे जो गवर्नमेंट है वो ठीक से काम करे, इन सभी के लिए हमें जरूरत होती है। चलिए अब मैं एक बात बोलती हूँ आपको, आपने बोला कि हमारे देश को कौन चला रही है? सरकार चला रही है ना। सरकार को कौन चला रही है? कॉन्स्टिट्यूशन चला रहा है। अब जो है सबसे ऊपर अगर मैं बात करूं तो सरकार कौन है? सरकार किनसे बनी है? कौन है सरकार? हम लोग, आप लोग। तो सबसे ऊपर क्या हो जाता है भाई? जनता सबसे ऊपर आ जाती है। उसके बाद जो है जनता को कौन रूल करता है? जो आपके जो हम बोल सकते हैं सिटीजन। सिटीजन को कौन रूल करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कौन रूल करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो है ये अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने फॉर्म्स होती है? 3 फॉर्म्स होते हैं ना, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से भाई? कल बताया था मैंने, कौन बताएगा मुझे तीनों कि सरकार के कितने अंग होते हैं? बताओ। जुडिशरी, वेरी गुड। सबसे पहले आता है हमारा विधान, सॉरी विधान, विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर। फिर कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। फिर आता है न्यायपालिका, जो होता है आपका जुडिशरी। आई बात समझ में? अब आप लोगों को पता है कि विधायिका का काम क्या होता है भाई? हाँ बिल्कुल सही, टू मेक लॉज, है ना। कार्यपालिका का काम क्या होता है? टू इम्प्लीमेंट। फिर जुडिशरी का काम क्या होता है? टू चेक एंड बैलेंस द
तो चेक एंड बैलेंस, ठीक है। मतलब कि लेजिस्लेटर क्या करेगा, विधायिका क्या करेगी, कानून बनाएगी, है ना। कानून कौन बनाता है, कानून कौन बनाता है, आपने पहले पढ़ा है, तो फिर आप बताओ कि कानून कौन बनाता है, आपने पहले पढ़ा है, नहीं आ रहा आपको समझ में। देखो पहली क्लास में ना कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, अगर आपको 100% का 20% भी समझ में आ रहा है तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी बात है। चलिए, कानून कौन बनाता है, कौन बोला, पार्लियामेंट। बिल्कुल, इधर की गर्ल्स से मैं आंसर्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ लेकिन वो आंसर्स दे ही नहीं रही है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं ये टेबल ना, अब ऐसे इसको ना ऐसे आगे रखना, मैं नेक्स्ट पेज में जा रही हूँ। चलिए, विधायिका की बात करते हैं। यानी कि किसका काम क्या आता है, टू मेक लॉस। अब कानून कौन बनाता है भाई, पार्लियामेंट, जिसको हम बोलते हैं संसद। अब मुझे इधर से आंसर्स देंगे कॉमर्स वाले बच्चे कि भाई पार्लियामेंट के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, लोकसभा और, ठीक है भाई। कानून कैसे बनता है, कानून बनाती है आपकी संसद, लोकसभा राज्यसभा नाम सुना होगा, है ना। तो लोकसभा को हम कौन सा हाउस बोलते हैं, लोअर हाउस। हिंदी में अगर बात करें तो लोकसभा क्या हो जाएगा आपका, निम्न सदन। राज्यसभा अपर हाउस, और प्रेसिडेंट तो रह गई। तो देखो कानून जब भी बनता है तो कानून, अगर मान लो कोई भी एक बिल है उसको हमें बनाना है, तो वो कानून तब बनेगा जब वो बिल पहले लोकसभा से पारित होगा, लोकसभा से पास होगा, फिर वो राज्यसभा से पास होगा, फिर जब प्रेसिडेंट उस बिल पे सिग्नेचर कर देगा तो वो बन जाएगा आपका एक्ट, ठीक है। आई बात समझ में कि लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में पारित होने के बाद वो प्रेसिडेंट जब तक जो है सिग्नेचर नहीं करता तब तक वो बिल कानून नहीं बनता है, वो लॉ जो है वो एक्ट नहीं बनता है। आई बात समझ में, ये आपका है प्रोसीजर विधायिका का, ठीक है। चलिए, ये आपने देखा। अच्छा, लोकसभा में कौन से मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में कौन से मेंबर्स होते हैं, आपको पता है, होते तो सांसद ही है, इलेक्टेड ही है। लोकसभा में ऐसे कौन से लोग होते हैं और राज्यसभा में कौन से लोग होते हैं, बताओ मुझे। होते तो सांसद ही है, तो दो अलग अलग बॉडीज बनाने की क्या जरूरत पड़ गई है, कभी सोचा इस बारे में। और राज्यसभा में नॉन इलेक्टेड, बिल्कुल। तो आपको इतना समझ में आ चुका है, राइट। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं किसकी, इसकी, जो अभी हमने देखा था, ये कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। कल को आप लोग एक प्रशासनिक अधिकारी बनोगे तो आप लोग भी किसका पार्ट बनोगे, एग्जीक्यूटिव का। आईएएस वीसीएस बनते हो तो आप लोग किसका पार्ट बनोगे, कार्यपालिका का। आपका काम क्या होगा, कानून जो ऊपर से बन के आया उसको अपने लोगों में, अपने समाज के लोगों में क्या करना, इम्प्लीमेंट करवाना। चलिए, आ रही बात समझ में, आपका नाम क्या है, हर्ष। तो हर्ष को समझ में आ रहा है क्या, हम क्या चीजें डिस्कस कर रहे हैं, हम आ रहा है, ठीक है। नहीं आ रहा है कहीं पे भी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसा कोई संकोच करने की जरूरत नहीं। चलिए, अभी हम बात करते हैं आगे किसकी, नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव की। यानी कि कार्यपालिका की हम बात करते हैं। कार्यपालिका का काम होता है आपके कानून का संचालन करना, कानून को इम्प्लीमेंट करवाना। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टू इम्प्लीमेंट लॉस, जो भी अधिकारी बनोगे आप लोग कल को, उनका काम क्या होगा। अब इसमें कौन कौन से हम पढ़ते हैं, पीएम, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीओएम लिख रही हूं मैं, गवर्नर,
सीएम और बाकी के जो अलग छोटे छोटे ऑफिसर्स होते हैं, ये सब हमने इसमें पढ़ना है। आपको आ रहा है समझ में? आपको कल नहीं आ रहा था समझ में, आज आ रहा है? चलिए, तो ये हमने देखना है एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी तो आपको मालूम है कि जुडिशरी क्या होती है भाई, जो क्या देखती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतिम व्याख्याकर्ता, यानी कि वो चेक करती है कि जो कानून है वो ठीक से बना है या ठीक से लागू हुआ है या नहीं, तो जुडिशरी। टू चेक एंड बैलेंस लॉ, चेक करना कि जो कानून है वो ठीक से बना है या ठीक से लागू हुआ या नहीं। चलिए, अब यहां से जो है आपके चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। अभी तक हमने देखा कि संविधान क्या होता है। पहला चैप्टर आपका जो है संवैधानिक विकास है। अब हम देखेंगे कि अभी हमने देख लिया कि संविधान क्या होता है, थोड़ा सा हमने ये देख लिया कि संविधान क्या होता है, संविधान कैसे काम करता है, संविधान किसको रूल करती है ना। चलिए, अब हम देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। आपको मालूम है कि 1600 में आपकी ईस्ट इंडिया। अच्छा देखो, हम ना यहाँ पे थोड़ा सा पहले मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम पे जो अंग्रेजों ने रूल किया था। अब जब अंग्रेजों ने हम पे रूल किया था तो हम उसको देखेंगे कि किस तरीके से हमने आजादी पाई। आजादी पाना इट अ मैटर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन हम देखेंगे कि 1947 के बाद जब हम आजाद हो गए तो उसके बाद जो है अंग्रेजों ने हमें छोड़ दिया था, तो हम किस तरीके से आगे अपने विकास की ओर मूव किया। तो आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है? किस किसने पढ़ी है यहाँ पे? पहले मुझे, आपने पढ़ा है? आपने नहीं पढ़ा है? आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना तैयारी? आप लोग पीछे भी, आपने भी नहीं पढ़ी मॉडर्न। चलिए, अब हम देखेंगे 1600 में आपकी जो है यहाँ पे ईस्ट इंडिया फॉर्म होती है, जिसको बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ये वही कंपनी है जिसने यहाँ पे रूल किया था। बेसिकली देखा जाए तो 1600 में अंग्रेजी सरकार ने, या अंग्रेजी सरकार ना भी बोले तो ब्रिटिश क्राउन ने एक कंपनी बनाई। ब्रिटिश क्राउन, आपका यूरोप इस साइड है, ब्रिटिश क्राउन ने एक कंपनी बनाई। मान लो जैसे कि मोदी सरकार, यानी कि आज की जो वर्तमान हमारी जो गवर्नमेंट है, वो कह दे किसी कंपनी को, या टाटा, अडानी, अंबानी, इनकी कंपनी को कह दे कि भाई तुम क्या करो, दूसरे देशों में जाके ट्रेड करो। तो सेम इसी प्रकार से जो ब्रिटिश क्राउन है, इस ब्रिटिश क्राउन ने भी क्या किया था, एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ईस्ट क्यों नाम दिया? क्योंकि तुम क्या करो, अपने यूरोप से ईस्ट की ओर मूव करो, ईस्ट की ओर ट्रेड करो। अब इसमें सबसे बड़ा बाजार जो था भारत था, क्योंकि भारत में जो है सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई 16 के टाइम पे। अब मुझे ये बताओ, मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ी है आप लोगों ने, तो 1600 के आसपास आपको कौन सा शासन चल रहा था? बेसिकली देखा जाए तो अकबर यहाँ पे रूल कर रहा था उस टाइम पे। अकबर यानी कि मुगल्स जो है यहाँ पे हम पे रूल कर रहे थे। अकबर का यहाँ पे शासन चल रहा था। और 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंचती है, भारत पहुंच जाती है। ये आती तो ये बोल के है कि ये यूरोप से तो ये बोल के चलती है कि मैं अकबर से मिलूंगा, लेकिन अकबर की मृत्यु जो है वो 1605 में हो जाती है। और इस टाइम पे 1608 के टाइम पे किसका टाइम पीरियड चल रहा है? ये जहांगीर, यानी कि अकबर का बेटा जहांगीर यहाँ पे शासन कर रहा है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे यहाँ पे, जो भारत आता है, वो उसका नाम क्या था? मैंने कल बताया था आपको, कैप्टन हॉकिंस जो है भारत में आता है ये बोल के कि मैं मुगल शासक अकबर से मिलूंगा, लेकिन उस समय अकबर की मृत्यु हो जाती है और वो किससे मिलता है? जहांगीर से मिलता है। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो राजा रहते हैं इनको तमाम महंगी महंगी लग्जूरियस आइटम्स प्रोवाइड करते हैं कि भाई हम तुम्हें बदले में ये चीजें दे रहे हैं, और हमको बदले में क्या दे दो? एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा दे दो जहां पर हम बिजनेस कर सके, अपना व्यापार कर सके। तो ये ऐसे चलता रहा धीरे धीरे जो है। उसके बाद देखो, धीरे धीरे अगर मैं बात करूं तो धीरे धीरे मुगल जो
रूलर्स है वो अपने डिक्लाइन की ओर मूव किए। 1707 में आपके औरंगजेब की मृत्यु होती है, और औरंगजेब ही जो है भारत का ऐसा शासक था जिसके बाद जो है इंडिया में मुगल एम्परर जो है क्या होने लगे, डिक्लाइन फेज की ओर मूव करने लगे। इनका जो है अवनति काल शुरू हो गया। चलिए अब 1707 तक जो है ये क्या करते रहे, इन्होंने बिजनेस किया, अंग्रेजों ने ट्रेड किया, और अलग अलग, जैसे आपको मालूम है कि इंडिया में न केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी बिजनेस कर रही थी, बल्कि डेनमार्क, नीदरलैंड, जो डच है, ये सभी पोर्तुगीज सबसे पहले आए थे, सबसे बाद में पोर्तुगीज गए, तो ये सभी लोग जो है यहाँ पे बिजनेस कर रहे थे। फ्रेंच के साथ इनके युद्ध चलते रहे, अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग कंपनीज के साथ इन्होंने ट्रीटी साइन करी, किसी के साथ युद्ध किए। अब आप फ्रेंच के साथ देखोगे कि फ्रेंच के साथ इनकी कार्नेटिक वॉर्स हुई, है ना। फिर उसके बाद देखोगे कि एंग्लो फ्रेंच वॉर्स भी बहुत ज्यादा हुई। वो रीजन जो है उनके ऑस्ट्रिया में था, उस वजह से वहां भी उनको सत्ता पानी थी, तो उस वजह से यहाँ भी वो युद्ध करते रहे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है यहाँ पे कोई भी शासक नहीं बचता अच्छा खासा। तो अंग्रेज देखते हैं कि भाई इंडिया में तो कोई ऐसा कोई रूलर है ही नहीं जो इंडिया को अच्छे से गवर्न कर सके, तो क्यों ना अब जो है बिजनेस की ओर से, व्यापार की दृष्टि से हम किस में जाए, पॉलिटिकल एंगल अपनाए, हम राजनीति करें। राजाओं के यहाँ जो है अलग अलग जो है हर स्टेट में हर राजा के यहाँ जो है इनके द्वारा एक एक व्यक्ति को बैठाया गया था। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि डलहौजी की जो थी नीतियां थी कि भाई कोई भी क्या नहीं करेगा, गोद लेने वाला बच्चा नहीं होगा। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे वहां पे समझोगे। तो 1707, अच्छा इसके बाद देखो क्या चल रहा है, अब सिनेरियो समझते। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, 1608 में ये इंडिया आती है, 1707 में औरंगजेब डाइड, ठीक है। इसके बाद 1757 में वॉर ऑफ प्लासी होती है। अब 1757 तक ये जो है यहाँ पे कंपनी जो है व्यापार कर रही है। अब धीरे धीरे इनको लगा कि कोई भी रूलर नहीं है जो इंडिया को अच्छे से, जो औरंगजेब ऊपर कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये इधर वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, नीचे साउथ की अगर बात करें मराठास तक सारा एरिया जो है अंग्रेजों ने एक्वायर कर रखा था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद वो सब भी हाथ से छूटने लगा, राजपुतास भी अलग होने लगे, मराठास अलग होने लगे, इधर काबुल कांधार में अफगानियों के साथ युद्ध चलता रहा, बांग्लादेश में जो नवाब, बंगाल अवध के नवाब है वो सब अलग अलग होने लगे। तो यहाँ पे जो इंडिया की स्थिति है वो बहुत ज्यादा टूट रही है। तो यहाँ पे एक एरिया पड़ता है प्लासी, ये एरिया पड़ता है प्लासी। इस एरिया में अंग्रेज जो है राजाओं के साथ युद्ध करते हैं और प्लासी वाला एरिया जीत जाते हैं। जब ये प्लासी वाला एरिया जीत जाते हैं तो इनके मन में थोड़ा सा आत्मविश्वास पनपने लगता है कि भाई अब क्या कर सकते हैं हम, अब राजा हारने लगे हैं, अब ये वाला एरिया जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एरिया इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा कैसा है, फर्टाइल लैंड है। यहाँ से भाई हिमालय से नदियां आती है, और इधर आपको सुंदरबन डेल्टा मालूम है कि गंगा रिवर जो है बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, ये सुंदरबन। तो ये एरिया जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है, फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है, उपजाऊ क्षेत्र है। अब ये उपजाऊ क्षेत्र, तो यहाँ से क्या होगा, हमें रेवेन्यू अच्छा मिलेगा, पैसा अच्छा आएगा। तो ये एरिया जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध एरिया था उस टाइम पे, और अंग्रेज इस एरिया को एक्वायर करना चाहते थे ना। अंग्रेजों ने ये एरिया तो एक्वायर किया ही, बल्कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी एरिया में थे, वो इधर इस वाले एरिया में भी थे, इस वाले एरिया में भी थे, लगभग पूरे एरिया में जो है अंग्रेज थे। इधर पोर्तुगीज, आपको पता है कि इस साइड जो है पोर्तुगीज थे, तो पोर्तुगीज के साथ भी इन्होंने जो है यहाँ पे ट्रीटी साइन की, युद्ध किए। तो ये एरिया जो है जगह जगह पे इन्होंने जो है अपना एरिया एक्वायर कर दिया। अब देखो, तो यहाँ पे 1757 में क्या होता है, वॉर ऑफ प्लासी होती है। प्लासी का वॉर जीतते हैं तो उनको मन में थोड़ा सा आत्मविश्वास आता है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, भारत पे अपना राजनीति स्थापित कर सकते। फिर 1764 में क्या होता है, वॉर ऑफ बक्सर। अब जब वॉर ऑफ बक्सर ये जीत जाते हैं तो इनके मन में पूर्ण विश्वास हो जाता है कि भाई अब क्या कर सकते हैं, अब भारत में कोई ऐसा राजा है ही नहीं कि जो हमको हरा सके। हमने सबसे इंपॉर्टेंट एरिया तो एक्वायर कर लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा आपका, ये वाला, यहीं पर आपका जो है बक्सर एरिया पड़ता।
बंगाल और बिहार की जो बाउंड्री है वहां पर आपको बक्सर एरिया पड़ता है, और इस एरिया को जो है वो अवध के नवाब और शाह आलम सेकंड जो था उसको हराते हैं। मुगल शासक जो शाह आलम था, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, इन तीनों को एक साथ अंग्रेजी सेना हरा देती है। अब जब अंग्रेजी सेना इनको हरा देती तो ये एरिया उनके कब्जे में आ जाता है। अब धीरे धीरे यहाँ से जो है अंग्रेजी सेना क्या हो करने लग जाती है, कंपनी जो है व्यापारिक रूप से ना देखकर अब वो एक पॉलिटिकल एंगल अपना लेती है, वो राजनीति करने लग जाती है। इतना समझ में आया? अंग्रेज बनी, अंग्रेजी कंपनी बनी, इंडिया में आई, औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत जो है टूटने लगा था, जो भारत एक शत्रु रूप में बंधा हुआ था वो टूटने लगा। फिर वॉर ऑफ प्लासी होती है 1757 में, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। और इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज है, 1765 they acquire the Diwani rights of बंगाल। दीवानी राइट्स का मतलब होता है कि वो एरिया, मतलब दीवानी राइट्स का मतलब होता है कि अब जो है सारा का सारा जो लैंड से पैसा आएगा वो हम रखेंगे। इनका कहना था कि भाई राजा तो रहोगे तुम, लेकिन उस राजा से भी ऊपर हम रहेंगे। जैसे स्टेट है, स्टेट से ऊपर कौन है? सेंटर है। फिर भी जो सेंटर ऑफ पावर है कौन? केंद्रीय हमारा है आज के वर्तमान स्वरूप में भी। तो राजा तो रहेगा, लेकिन राजा से ऊपर हम रहेंगे। अब हम तो रहेंगे, लेकिन हमको क्या करोगे तुम? ये जो बंगाल वाला एरिया है, इस बंगाल वाले एरिया से तुमको जो भी रेवेन्यू मिलेगा, टैक्सेस मिलेगा, वो सारा पैसा हम रखेंगे। बदले में लोगों को सिंचाई व्यवस्था मिल रही है, उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है, नहीं हो रही, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। गालियां खाओगे, गालियां खाएगा कौन? राजा। पैसा किसको मिलेगा? हमको। अंग्रेजों ने ये कहा। तो जब 1765 में उनको दीवानी राइट्स एक्वायर हो गए, उन्होंने ले ली, अब यहाँ से जो है कंपनी जो है अब शासन करने लगी। धीरे धीरे वो सब जगह फैलने लगी। 1815 में वो उत्तराखंड में आ गई। वैसे ही एरिया जो है अलग अलग एरिया उसने एक्वायर कर लिया। 1765 में दीवानी राइट्स मिल गए धीरे धीरे। अब जो है, अब यहाँ पर से क्या होता है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखते हैं, अच्छा चलो अब हम इसको पीडीएफ वाइज समझते हैं। इतना समझ में आया? ये मैंने आपको पहले एक ओवरव्यू दे दी। अच्छा देखो यहाँ पे, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये देखो, ये मैंने बनाया भी आप लोगों के लिए कि भाई देखो 1600 में ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इसके बीच का जो सिनेरियो 1757, 1707, 1764, ये सारे मैं आपको करवा चुकी है। दीवानी राइट्स इनको मिल गए बंगाल, बिहार, उड़ीसा का। आज का जो बंगाल है अगर हम देखें तो ये आपका इंडिया है। तो ये तो आपका बिहार है, ये आपका बंगाल इतना बड़ा था। बंगाल में बांग्लादेश भी था, बिहार वाला एरिया भी था, उड़ीसा वाला एरिया भी था। आज जो है अलग अलग हो गया। आज बिहार अलग है, वेस्ट बंगाल अलग है, बांग्लादेश अलग है, उड़ीसा अलग है, और कुछ कुछ एरिया जो है असम का भी था इसमें। इतना बड़ा एरिया था। अब इतने बड़े एरिया का अगर अंग्रेज एक्वायर कर रहे तो भारत को तो आधा भारत को तो एक्वायर कर ही चुके। इसीलिए तो 1905 में बंगाल विभाजन भी होता है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया अब जो है कि यहाँ पे इतना तो हमने देख लिया कि दीवानी राइट्स मिल गए। अब धीरे धीरे कंपनी जो है शासन कर रही है। अब धीरे धीरे कंपनी जो है शासन कर रही है, तो शासन किस तरीके से करेगी? देखो शासन किस तरीके से करेगी, तो शासन कैसे करती है? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में दो तरीके से शासन करती है। एक तो वो करती है कंपनी, जिसको हम बोलते हैं
कंपनी रूल। तो जो कंपनी का शासन भारत में चलता है वो चलता है 1773 से लेके 1857 तक, है ना। तो कंपनी का रूल ऐसे चलता है। अब जो है आपने 1857 का रिवॉल्ट सुना होगा, 1857 की क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट क्रांति है भाई। तो यहाँ पे 1857 का रिवॉल्ट होता है। अब इस रिवॉल्ट के बाद कंपनी क्या बोलती है, या ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटेन की संसद बोलती है, ब्रिटेन की क्राउन जो बोलती है वो सीधा कहती है कि अब जो है आप एक कंपनी का शासन नहीं होगा, बल्कि सीधा किसका शासन होगा, ब्रिटिश क्राउन का। कब से कब तक चलता है, 1858 में पहला एक्ट आता है और उसके बाद 1947 में लास्ट एक्ट आता है, और इस 1947 अधिनियम के तहत हमको क्या मिलती है, आजादी मिलती है। अब जो है यहाँ पे शासन कैसे चल रहा है, देखो इतना लिखो, उसके बाद में समझाती कि कंपनी रूल कैसे चल रहा है, ब्रिटिश क्राउन रूल कैसे चलेगा। देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो चल रहा है, सबसे ऊपर है आपका ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन। इसके बाद चल रही है आपकी पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटेन का राजा रानी, फिर ब्रिटेन की अपनी संसद भी है, आपको मालूम है ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन की संसद ने, ब्रिटेन की संसद और ब्रिटेन क्राउन ने मिलकर एक ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म करी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कुछ लोगों ने बनाया। इस ईस्ट इंडिया कंपनी में भी जो गवर्नर जनरल है वो कहाँ है, आपके ब्रिटेन में ही बैठा हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी जिन लोगों ने बनाई वो भी ब्रिटेन में बैठी हुई है। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी का भी जो मेन लीडर है, सबसे बड़ा जो व्यापारी, जो अधिकारी है, वो आपका गवर्नर जनरल, वो भी कहाँ बैठा है, ब्रिटेन। और यहाँ पर है गवर्नर, और इसके नीचे भी गवर्नर, और ये गवर्नर जो आपके इंडिया में रूल कर रहे हैं, ये गवर्नर जो इंडिया में रूल कर रहे हैं। अब रूल कैसे कर रहे हैं, जो कंपनी है, कंपनी जो है इंडिया में किनके द्वारा चलाई जा रही है भाई, इनके द्वारा। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जो गवर्नर भारत में है, जो गवर्नर बंगाल में है, जो गवर्नर बंगाल में, मद्रास में है, इधर साउथ में, जगह जगह जो गवर्नर है वो कहाँ पर है भाई, वो ये वाला गवर्नर है। इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, और इसके ऊपर ये है। ये सारा सिनेरियो जो चल रहा है आपके 1857 के रिवॉल्ट से पहले का चल रहा है। आ रही बात समझ में, 1857 से पहले का जो सिनेरियो चल रहा है वो ये चल रहा है। अब 1757 में जो है थोड़ा बहुत एरिया उन्होंने एक्वायर कर लिया था, अंग्रेज जो है धीरे धीरे व्यापारी बन चुके हैं। 1857 तक अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा यहाँ पे रिसोर्सेस को यूटिलाइज किया फॉर देयर वेलफेयर नेशन। अंग्रेजों ने भारत में जो विकास किया वो किसके लिए किया, ताकि भारत का विकास हो सके, ताकि अंग्रेजी जो है इंग्लैंड का विकास हो सके। सबसे पहले जो रेनेसा है, पुनर्जागरण है, वो सबसे पहले कहाँ है, यूरोप में आया। आज का हमारा इंडिया है वो तब पहले यूरोप बन चुका था। तो अंग्रेजों ने जो भी हमारे रिसोर्सेज है उनको बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया। अब भाई लगभग 100 साल हो रहे ना, 1757 से 1857, 100 साल। इन 100 सालों में अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरीके से शासन किया। न केवल अंग्रेजी सेना ने भारतीय सैनिकों के साथ बुरा व्यवहार किया, बल्कि मैं बात करूं तो यहाँ पे जो 1857 का रिवॉल्ट होता है उसको हम एक नागरिक विद्रोह भी कह सकते हैं। वो केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था। आपको मालूम है कि कारतूस जो उस समय कंडीशन चल रही थी कि भाई जो पिस्तल होती है, जो हमारी गन होती है, उसमें जो है गाय और भैंस का कुछ सुअर और गाय का जो है मांस लगा हुआ था। तो वो भ्रांति थी या हकीकत था वो हमें नहीं पता है, अलग अलग जो हिस्टोरियंस है वो अलग अलग कहते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हम उसको 1857 के रिवॉल्ट को सिर्फ और सिर्फ हम ऐसे नहीं बोल सकते कि उसका जो उस टाइम पे प्रेजेंट जो कंडीशन थी उसके वजह से हुआ। यहाँ पे अंग्रेजों ने न केवल अमीर लोगों का दोहन किया, न केवल ब्राह्मण लोगों का परेशान किया, समाज में जितने भी लोग, समाज में जितने भी समुदाय, उन सभी को जो है अंग्रेजों ने बहुत परेशान किया था। इन 100 सालों में बहुत क्रूर शासन जो है इनका चला। इसके बाद 1857 का रिवॉल्ट होता है।
अब जब 1857 की क्रांति जो होती है तो भाई अंग्रेजी हुकूमत को पता चल जाता है कि अब जो है हम भारत में ज्यादा देर नहीं टिकने वाले, तो इसीलिए अब जो 1857 के बाद जो मैंने आपको बताया ना ये सिनेरियो कि ये क्या चल रहा है, अभी तक तो इतना रूल मैंने बताया कि सबसे पहले ब्रिटेन क्राउन है, फिर ब्रिटेन पार्लियामेंट है, फिर गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी उसके गवर्नर है, फिर उसके भी जो नीचे अधिकारी है वो भारत को रूल कर, भारत में कंपनी है। अब 1857 का रिवॉल्ट होता है, 1857 के रिवॉल्ट के बाद सीधा क्या कहती है अंग्रेजी हुकूमत यानी कि ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश क्राउन सीधा कहती है कि अब जो है हम कंपनी को खत्म कर रहे हैं क्योंकि कंपनी ने तुम पर बहुत बुरा अत्याचार किया है, बहुत बुरा जो है तुम पे शासन किया, तो अब हम पार्लियामेंट तो रहेगी लेकिन ये नहीं रहेगा। अब जो है तुम पे जो भी सीधा शासन होगा वो सीधा किसके थ्रू होगा, इसीलिए आप जो पढ़ते हो चार्टर एक्ट। 1857 के बाद जो है सारे चार्टर एक्ट है। 1857 से पहले जितने भी एक्ट है वो सारे क्या है, मतलब एक्ट बोलते हैं। एक्ट ऑफ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का अमेंडमेंट एक्ट, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो जितने भी आप 1857 से पहले जितने भी वो कंपनी के एक्ट पढ़ोगे वो सब एक्ट में आएंगे। 1857 के बाद जितने भी आएंगे वो सब चार्टर आएंगे। अब चार्टर और एक्ट के बीच में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कल की क्लास में कि चार्टर मतलब होता है कि मोनार्की के द्वारा बनाए गए। आप नहीं थी क्लास में, आप देख लेना कल की क्लास, मैंने बताया था कि एक्ट और चार्टर में क्या डिफरेंस होता है। एक्ट और चार्टर में है कोई जो मुझे बताएगा, जो कल प्रेजेंट है वो नहीं बताएंगे, कल जो एब्सेंट है वो बताएंगे। आपको मालूम है चार्टर एक्ट, डिफरेंस नहीं पता है। चार्टर मतलब होता है कि वो कानून या वो जो सीधा कौन बनाता है, मोनार्क बनाता है। और एक्ट मतलब होता है पार्लियामेंट से बन के आना। जैसे भारत में जो भी कानून बनता है वो एक्ट कहलाया जाता है क्योंकि वो ब्रिटिश भारतीय संसद जो पार्लियामेंट वो बनाती है। चार्टर मतलब होता है हिंदी में, चार्टर मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, अधिकार पत्र, यानी कि हम एक अधिकार पत्र दे रहे, अधिकार दे रहे। ये सीधा कौन बनाता है, आपके मोनार्क बनाता है। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना कि चार्टर और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है। सीधा मोनार्क बनाता है यानी कि कौन, राजा रानी, न केवल अंग्रेजी रानी राजा बल्कि जितने भी देश है वहां जहां पर भी आप राजा रानी का शासन देखेंगे वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, चार्टर देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखना। तो वैसे ही चार्टर जो 1857 के बाद, इसीलिए हम चार्टर एक्ट बोलते हैं उनको, क्योंकि वो सीधा कौन बनाता है, अंग्रेजी राजा रानी बनाते हैं, ब्रिटिश हुकूमत बनाती है। चलिए ये बात समझ में आई, इतना समझ में आया आप लोगों को कि कंपनी दो तरीके से शासन कर रही है 1773 से 1857 तक। फिर 1857 का रिवॉल्ट होता है, फिर सीधा जो सत्ता है वो किसके हाथ में आ जाती है, ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश हुकूमत कहती है कि अंग्रेजों ने, अंग्रेजी कंपनियों ने तुम पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया, अब सीधा कानून हम बनाएंगे, सीधा शासन हमारा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं। अब हम देखेंगे कि वाई जो कंपनी है, कंपनी को जो है क्यों रेगुलेट करने की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई अंग्रेजी कंपनी जो है भारत आती है, राजा से मिलती है कि भाई हम तुम क्या देते हैं, सोना तो क्या, महंगे महंगे डायमंड्स वगैरह लग्जरियस आइटम्स देते, तुम बदले में हमें जगह दे दो व्यापार करने। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बहुत ज्यादा अत्याचार करते, सीधा से शासन किसका आता है, सीधा शासन कौन करती है हम पे, राजा रानी करता है। और उसके बाद हमें क्या मिलती है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के थ्रू हमें क्या मिलती है, इंडिया इंडिपेंडेंस मिल जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल, कंपनी का शासन रहता है 1773 से 1858 तक। सॉरी इसको 7 करना, इसको यहाँ पे 7 करो, इसको क्रॉस चेक कर लेना, 1857 बोल सकते हैं आप इसे। फिर कंपनी का रूल कंपनी रूल 1857 तक, और उसके बाद सीधा क्राउन का शासन चलता है 1858 से 1947 तक। इतनी बात समझ में आपको क्लियर हो गया। हर्ष, आपका नाम पीछे, आयुष, सबको समझ में आ गया। पीछे कॉमर्स और पीसीबी आई समझ में, आपने पहले पढ़ा, आपको भी क्लैरिटी होगी। चलो अब जो है, अब हम धीरे धीरे वन बाय वन देखेंगे। अब जो है यहाँ पे जो कंपनी का शासन चलता है, कंपनी जो रूल करती है वो किस तरीके से रूल करती है, कंपनी रूल करती है इन अधिनियमों के माध्यम से, इन एक्ट के माध्यम से। तो वन बाय वन करके हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पढ़ेंगे, फिर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 पढ़ेंगे, फिट्स
इंडिया एक्ट पढ़ेंगे हम, वेट्स का भारत अधिनियम पढ़ेंगे, 1786 का एक्ट पढ़ेंगे, 1793, ये सारे चार्टर एक्ट। अब यहाँ पे चार्टर एक्ट बोला गया है ना, फिर यहाँ पे भी चार्टर एक्ट। तो ये सारे जो आप लोगों को पहले किससे पहले पढ़ने पड़ेंगे, अंग्रेजी शासन के टाइम पे। फिर यहाँ पे 1857 के बाद जो अलग से चार्टर आएंगे वो हमने पढ़ने की, जैसे 1893 का एक्ट सबसे पहले बनता है, फिर 1858 का एक्ट बनता है, उसके बाद 1893 का बनता है, फिर 1909 का कौन सा एक्ट बोलते हैं उसे, मॉन्टेगियो या मॉर्लेमिंटो, कंफ्यूजन, हाँ 1909, 1909 वाला, और 1919 वाले को मॉर्लेमिंटो, है ना। उसके बाद फिर 1935 का अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम। फिर 1947 के बाद हमें क्या मिल जाती है, आजादी मिल जाती है। चलिए, तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि कंडीशन ऐसी क्या बन गई कि हमें क्या करना पड़ा, कि कंपनी को रेगुलेट करना पड़ा। अब तुम किसी चीज को रेगुलेट कर रहे हो तो इसका मतलब वो बेलगाम हो रही है, वो काबू नहीं हो रही है। तो वही कंडीशन कंपनी के साथ भी बनी। क्या लिखा है, The relation between the East India Company and the British government before the Regulating Act of 1773 were mainly determined by the commercial objective। यानी कि जो 1773 का एक्ट आया उससे पहले जितनी जो भी संबंध थे भारत में कंपनी और अंग्रेजी हुकूमत के बीच, वो कैसे थे, सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक थे। लिखा भी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के संबंध 1773 के अधिनियम से पूर्व मुख्यतः व्यापारिक उद्देश्य से ही निर्धारित होते थे। यानी कि पहले क्या थी, एक व्यापारिक कंपनी ही थी, लेकिन कंपनी के द्वारा बंगाल में प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत के साथ संबंधों को पुनः परिभाषित किए जाने की मांग की जाने लगी। अब कोई टाटा अडानी की कंपनी है, वो फॉरेन में जाके ट्रेड कर रही है, अब वो किसी एरिया को एक्वायर कर ले, तो जाहिर सी बात है कि भारत सरकार क्वेश्चन पूछेगी कि किस अधिकार से तुमने उस एरिया को एक्वायर किया। समझ में आई। तो वही बात है यहाँ पे कि जब बंगाल पे इन्होंने बंगाल को एक्वायर कर लिया बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध के बाद, तो कंपनी को जवाब देना पड़ा कि भाई हमने इस आधार पे इसको एक्वायर किया, या फिर ब्रिटिश हुकूमत ने क्वेश्चन पूछा कि तुम किस आधार पे कर रहे हो। ये आई बात समझ में। इतना यहाँ पे हाउएवर with the beginning of the company's direct administration in Bengal, the demand arose to redefine these relations। पहली कंडीशन तो ये बनी। दूसरी बात, कंपनी के कर्मचारी और अधिकारियों की समृद्धि ब्रिटेन में चर्चा व ईर्ष्या का कारण बनी। इसका मतलब क्या है, समझ में आया किसी को ये पॉइंट, क्या है समझ में? हाँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, The prosperity and growing wealth of the company employees and officials became a subject of discussion in envy of in Britain। मतलब कि जो सबसे, अब गवर्नर्स हमने देखा ना कि सबसे छोटे कर्मचारी भारत में रूल कर रहे, अब जो यहाँ पे कर्मचारी है जो भारत में शासन कर रहे हैं, वो ब्रिटेन में जो गवर्नर्स उनसे ज्यादा अमीर हो गए। अब इनके अमीर होने का रीजन क्या था, किसी को मालूम है? हाँ, एक तो यहाँ पे वो राजाओं से पैसे लेते थे, दूसरा जमींदारी तो हाँ जमींदारी सिस्टम भी थी, लेकिन ये हड़पते थे पैसा। दूसरा कि इनके ना अपने अपने स्वार्थ हो गए थे, कंपनी के काम करने से ज्यादा ये अपने हितों में ज्यादा ध्यान देते थे, गिफ्ट्स लेते थे, पैसा लेते थे। तो इस वजह से जो है ये अंग्रेजी जो गवर्नर्स थे, भारत में रहने वाले गवर्नर ज्यादा अमीर हो गए थे बजाय उनके। इसीलिए यहाँ पे ये प्रॉस्पेरिटी, भाई अब जाहिर सी बात है ईर्ष्या का कारण तो बनेगा ही कि हमसे छोटा कर्मचारी हमसे ज्यादा अमीर बन गया, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ। फिर द लार्ज नंबर ऑफ ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल वर डिमांडिंग कंट्रोल ओवर द कंपनी एक्टिविटीज। अब जो ब्रिटेन में बैठे हुए कंपनी के लोग हैं वो चाहते हैं कि हम क्या करें, कंपनी को रेगुलेट करें। हमें पता चलना चाहिए कि जो भारत में कंपनी है वो आखिर कर क्या रही है, उसकी एक्टिविटीज क्या क्या है। और फिर विशाल संपदा के दम पर कंपनी ब्रिटिश समाज के चरित्र को प्रभावित कर सकती है। ये है ना कि कैरेक्टर्स एंड वैल्यूज ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी
जो है यहाँ पे इन्फ्लुएंस होती थी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ब्रिटिश समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की मांग। व्यापारिक ट्रेड मोनोपोली मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पे लिखा है ट्रेड मोनोपोली। अभी तक ट्रेड मोनोपोली मतलब कि ब्रिटेन की सरकार, सॉरी ब्रिटेन की जो क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन है, उसने क्या कहा, उसने एक चार्टर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब चार्टर मतलब मैंने बताया कि अधिकार पत्र। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था कि भाई सिर्फ और सिर्फ तुम ही क्या करोगे, ट्रेड करोगे, बाकी और कोई कंपनी ट्रेड नहीं करे। इसीलिए जो है अब अलग अलग बिजनेस पर्सन है, अलग अलग कंपनीज है, वो भी चाहती कि भाई भारत में जो लोग हैं, भारत में जो गवर्नेंस है, जो भारत में जो कंपनी है वो हमसे ज्यादा अमीर हो रही है, तो क्यों ना हम भी फायदा उठाए। तो अब जो है यहाँ पे डिमांड कर रहे थे कि ब्रिटिश क्या करे, जो ट्रेड मोनोपोली है, यानी कि जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको खत्म करो। अब बाकी की कंपनीज भी चाहती थी कि हम क्या करें, भारत में जाके ट्रेड करें। इतना आ रहा समझ में। चलिए और फिर दूसरा क्या लिखा कि भारत में विभिन्न मुद्दों तथा कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार। अब मैंने बताया था ना कि जो भारत में जो कंपनी है उसके जो गवर्नर्स है वो अपने अपने निजी व्यापार करने लगी, इसलिए वो कंपनी के काम में ध्यान देने नहीं लगी। जब अपना अपना स्वार्थ देखने लगेगा आदमी और जो काम उसको दिया उसको नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो काम डिक्लाइन होगा। यहाँ पे लिखा है कि भारत के विभिन्न मुद्दों तथा कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार में संलग्नता के कारण कंपनी क्या फिजिकल फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने लगी। अपने अपने फायदे हो रखे, कंपनी पे कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा, कंपनी का जो काम है वो काम किया नहीं जा रहा, तो इसलिए कंपनी में जो है क्या किया, एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इसी पृष्ठभूमि में कंपनी ने ब्रिटिश सरकार को पैसे की मांग की और ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। अब यहाँ पे ब्रिटिश संसद में क्वेश्चन उठा कि भाई जो भारत में गवर्नर है वो हमसे ज्यादा अमीर है, फिर भी कंपनी जो है हमसे लोन मांग रही है, फिर भी कंपनी गरीब हो गई, तो आखिर क्या कारण थे। इसी कारणों की वजह से जो है कंपनी को रेगुलेट करना पड़ा। इतनी बात समझ में आया कि आखिर क्या स्थिति बनी कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको रेगुलेट करना पड़ा। आई बात समझ में हर्ष, आयुष और पीछे आप दोनों, इधर दोनों समझ में आ गया। चलिए कोई डाउट अभी यहाँ पे किसी को, फिर मैं आपसे आपके डाउट को सॉल्व करूंगी। बताओ कोई डाउट इधर आपको। चलिए अब देखो, अब जो कंपनी है, अब कंपनी को क्या किया गया है, क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए। अब कुछ उस रेगुलेशन में कुछ प्रोविजंस होंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे जिनके थ्रू जो हमको बता सकते हैं। चलिए, the company was required to keep the British Secretary of State and the Finance Minister informed about activities related to India। भारत में जो भी फाइनेंस से संबंधित एक्टिविटीज चल रही है वो सब किसको बताई जाएगी, ब्रिटेन में जो बैठी हुई संसद है उसको पता चलेगा। लिखा है कि कंपनी समय समय पर ब्रिटिश विदेश मंत्री और वित्त मंत्री, फाइनेंस मंत्री और जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको जो है भारत में जो गतिविधियां चल रही है वो सब उनको बताई जाएगी। दूसरा, भारत में व्यापार एवं नियुक्ति, द कंपनी वाज गिवन अथॉरिटी ओवर ट्रेड अपॉइंटमेंट इन इंडिया। अब जो है भारत में व्यापार एवं नियुक्ति, भारत में जो भी गवर्नर्स और उन गवर्नर्स को रूल करने वाला व्यक्ति होगा वो कौन डिसाइड करेगा, भारत में बैठी हुई कंपनी डिसाइड नहीं करेगी, ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि भारत में जो कंपनी है उसमें कौन कर्मचारी बन के जाएगा। अगर कंपनी डिसाइड करेगी तो ऑब्वियसली बात है अपने ही लोगों को डिसाइड करेगी वो, है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट आया। फिर for the administration of India, a Governor General of Bengal and the Council of 4 members were appointed with executive and legislative function। ये पॉइंट समझ में आया? आपको नहीं आया समझ में, आपको भी नहीं आया समझ, समझाती हूँ। नहीं भी आ भी जाता तभी मैंने समझाना था। देखो मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ है आपका बंगाल। इस बंगाल पे जो भी गवर्नर था, अब देखो आपको मालूम है कि अंग्रेजों ने तो बंगाल का गवर्नर था, इधर गवर्नर थे, इधर गवर्नर थे, यहाँ पे गवर्नर थे, यहाँ थे, जगह जगह पे अपने गवर्नर्स बैठा रखे थे, है ना। अब बोला गया कि भारत में प्रशासन का संचालन करने के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल
गवर्नर जनरल को नियुक्त किया जाए, यानी कि ये भी गवर्नर है, ये भी गवर्नर है, ये भी, इन सभी गवर्नर के ऊपर एक गवर्नर जनरल होगा, और वो कौन होगा? बंगाल में बैठा हुआ। अब इस बंगाल में जो गवर्नर बैठा है इसके साथ 4 मेंबर्स और होंगे, यानी कि ये एक गवर्नर जनरल है और गवर्नर जनरल की परिषद में 4 लोग बैठे हुए, गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 लोग बैठे हुए। अब इन 4 लोगों का क्या काम होगा? उसको सलाह देना। जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल्स होती है, तो वो क्या काम करती है? उसको सलाह देती है कि भाई ये काम ऐसा होना चाहिए, ये काम ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे ही जो गवर्नर जनरल है उस गवर्नर जनरल की सलाह के लिए 4 लोग बनाए गए, और इन 4 लोगों का काम क्या होगा? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, यानी कि यही 4 लोग कानून भी बनाएंगे और यही 4 लोग उसको संचालित भी। सेम पार्लियामेंट्री फॉर्म जो हमारे इंडिया में है, वही लोग कानून बनाते, वही लोग उसको इम्प्लीमेंट भी करते। आई बात समझ में? कि विद एग्जाम्पल क्या लिखा है यहाँ पे कि कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग होगी, वही काम कार्यपालिका करेगी, वही काम विधायिका करेगी, कानून भी बनाएगी और उस कानून को रेगुलेट भी करेगी। चलिए, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, कुछ मामलों में बॉम्बे मद्रास के अधीक्षण का अधिकार गवर्नर जनरल को परिषद को दे दिया। बॉम्बे और मद्रास, ये एरिया बॉम्बे मद्रास, इन दोनों को भी रेगुलेट कौन करेगा? यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति, यहाँ पे बैठा हुआ गवर्नर जनरल। तो यहाँ के और यहाँ के रूल्स भी कौन बनाएगा? ये बैठा हुआ व्यक्ति है, ये रूल करेगा। फिर अब देखो, आपको मालूम है कि कंपनी क्यों अमीर बने, कंपनी के गवर्नर्स क्यों अमीर बने? क्योंकि वो क्या करते थे? भ्रष्टाचार करते थे, करप्शन करते थे, गिफ्ट्स लेते थे, महंगे महंगे लग्जूरियस आइटम लेते थे। कंपनी एम्प्लॉइज वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स प्रेजेंट, और ठीक है, तो ये जो कंपनी के कर्मचारी है वो उपहार रिश्वत नहीं ले सकते। आई बात समझ में? ये प्रोविजन था। फिर कलकत्ता के लिए एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ना, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है भाई? कि अब भारत में जो कंपनी है, कंपनी से संबंधित जो भी मुद्दे हैं वो कहाँ सुलझे जाएंगे? भारत में ही सुलझाए जाएंगे। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, कहाँ? कलकत्ता में बनाया गया, और उसका जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम का होगा, वो कौन होगा? सर एलिजा इम्फे। यहाँ पे लिखा है सर एलिजा इम्फे जो है इसके चीफ जो है जज होंगे। आई बात समझ? क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जो है स्थापना है किस अधिनियम के तहत हुई? 1773 के अधिनियम के तहत हुई। कब हुई? 1774 में। कहाँ हुई? कलकत्ता में। कौन था उसका चीफ जस्टिस? सर एलिजा एम्फे। याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपको बताया कि बंगाल के गवर्नर का नाम हटा के क्या कर दिया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये वो व्यक्ति है जो कौन है आपके? वॉरेन हेस्टिंग। नाम याद नहीं होगा तो शकल से याद कर लोगे, इसलिए मैं फोटो भी लेके आई हूँ कि ये बंगाल के गवर्नर जनरल कौन रहेंगे अब? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि गवर्नर जो था बंगाल में, जो गवर्नर था, अब उसका पद क्या कर दिया? उसको एक इंक्रीमेंट लगा दिया, उसका प्रमोशन कर दिया, वो गवर्नर जनरल कहलाया जाए। वो गवर्नर जनरल जो बॉम्बे और मद्रास दोनों के लिए क्या करेगा? प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास के लिए क्या करेगा? रूल्स बनाएगा। ठीक है, उनको गवर्न करेगा। इतना समझ में आ रहा है? चलिए, इसको ना नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। मैं PDF आप लोगों को भेज दूंगी। चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो आपका प्रोविजन था किसमें? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था? कि कंपनी जो है, जो भारत में जो कंपनी है वो अमीर होती जा रही है, बट फिर भी वो क्या कर रहे हैं? लोन मांग रहे। कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा रेगुलेट करने के लिए, तो इसलिए हमने ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जिसमें ये प्रोविजन थे, आप लोगों ने देख लिया। चलिए, अब ये जो अमेंडमेंट है ना, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 इंपॉर्टेंट नहीं है। 1773 के एक्ट में जो भी कमियां रही होगी उन कमियों को दूर करने के लिए ये एक्ट लाया गया, इसलिए इसका नाम क्या है? अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। 1773 के अधिनियम की खामियों को दूर करने के लिए लाया गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के लिए कानून बनाने का अधिकार कलकत्ता की सरकार को दिया गया था। कलकत्ता यानी बंगाल की सरकार को दिया गया था। बस यही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। फिर लिखा है
कि the Governor General and his council were exempted from the jurisdictions of the Supreme Court for actions performed by the official activities. It was also made unnecessary to register the rules and regulations made by the Governor General of Supreme Court. समझ में आया? क्या बोला है कि गवर्नर जनरल की परिषद को क्या लिखा है, न्याय परिधि से बाहर किया गया। मतलब कि लोगों के द्वारा, भारतीय लोगों के द्वारा अगर उस कंपनी के जो गवर्नर जनरल है, जो 4+5 का सिस्टम चल रहा है ना, ये 4+1=5 का सिस्टम चल रहा है, यानी कि एक गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना। आगे चल के ये जो लोग हैं वो बढ़ते जाएंगे, फिर घटते जाएंगे, तो ध्यान देते रहना। तो ये जो है, इन पे क्या नहीं होगा, ये कहा नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगी। ये बिल्कुल, ये मतलब कुछ भी करे, इन पे कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ये इनके लिए एक प्रिविलेज के रूप में काम किया। लिखा है कि गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट की न्याय परिधि से बाहर किया गया, और गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए गए नियमों को सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत करना आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो जो कानून बनाएगा वो रजिस्टर्ड होंगे ही कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। उसको जो है इनकी न्याय परिधि से बाहर रखा गया। जैसे आपकी अगर मैं बात करूं तो जैसे आपकी डीपीएसपीज है, डीपीएसपीज भी आपकी जो है फोर्सेबल नहीं है। अगर आपके डीपीएसपीज का हनन होता है तो आप ये नहीं कर सकते कि भाई सरकार ने मेरे डीपीएसपीज को लागू नहीं किया, है ना। अगर मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स है, अगर उनका हनन किया जा रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, आप लोग न्यायालय जा सकते हो कि भाई हम पे जातिवाद के रूप में भेदभाव किया जा रहा है, हमारा जो धर्म है, धर्म से संबंधित जो है हमारी चीजें अबॉलिश की जा रही है या डिमिनिश की जा रही है, उससे संबंधित भी है। चलिए फिलहाल ही बात करते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर एक जो है प्रिवी काउंसिल थी, जो कि कहाँ थी, ब्रिटेन में। तो भारत में तो ये प्रिविलेज था कि वो कुछ भी करे उनके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन ब्रिटेन में प्रिवी काउंसिल आपकी ब्रिटेन में बनी हुई है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का मतलब क्या है? पिट्स जो है वहां के कौन है, लिखा भी होगा मैंने यहाँ पे, पिट्स जो है आपके कौन है, वहां के पीएम है। ध्यान रखना, जब ये पिट्स इंडिया एक्ट आया तो यहाँ पे कहा गया, ये पहली बार कहा गया कि भारत में कंपनी के क्षेत्र को भारत में ब्रिटिश कब्जे वाले क्षेत्र कहा गया, यानी कि कंपनी के जो जो एरियाज है भारत में उसको वास्तविक रूप से अब कहा गया कि कंपनी ने जो है भारत को एक्वायर कर लिया। ये भारत के जो है भारत में अंग्रेजों का क्या हो गया, अधिकार हो गया, कब्जा हो गया। तो पहली बार, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि भारत में कंपनी के क्षेत्र को जो है क्या किया जाने लगा, पहली बार कहा जाने लगा कि भारत में जो क्षेत्र कंपनी का वो ब्रिटिश कब्जे वाला क्षेत्र है। फॉर द फर्स्ट टाइम द डिस्टिंक्शन वाज मेड बिटवीन द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया एंड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। ठीक है, आई बात समझ में? ये कंपनी के मामलों और प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया। कंपनी के जो मामले ना, यहाँ पे देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट was made supreme control over the affairs of administration। ब्रिटिश गवर्नमेंट, कंपनी जो संसद है, ब्रिटेन की संसद है, उसने सीधा सीधा नियंत्रण किस पे थोपा, ये जो कंपनी जो है, कंपनी भारत में शासन किस प्रकार से कर रही है। अब हमने देख लिया कि भारत में कंपनी के क्षेत्र है, कब्जा है, अब जाहिर सी बात है उस कब्जे में शासन प्रशासन चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, रूल करेगी। तो वो रूल किस तरीके से करेगी, वो जैसा रूल करेगी उसका हमें क्या मिलेगा, ब्यौरा मिलेगा। वो किस तरीके से रूल कर रही है, क्या रूल कर रही है, क्या रूल्स बना रही है, सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। आ रहा समझ में? चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कोई मुझे बता सकता है कि ये अधिनियम जो है क्यों इंपॉर्टेंट है? आप बता सकते हैं, आप बता सकती हैं पिट्स इंडिया एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे तो खैर देख लोगे, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज की गई थी। क्या किया गया था? वेरी वेरी, यहाँ पे क्या किया गया था
अभी तक देखो कंपनी जो है, अब ऐसा नहीं है कि कंपनी रूल कर रही है तो वो अपना जो ट्रेड वाला सिस्टम है वो भूल जाएगी। अभी तक जो कंपनी है, जो गवर्नर जनरल, उसकी परिषद है, वही लोग व्यापार को भी देख रहे, वही लोग प्रशासन को भी देख रहे। तो अब जो है ये इंपॉर्टेंट, इसलिए इसके जो इंपॉर्टेंस है काय के लिए, ये द एक्ट सेपरेटेड द कंपनी कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस। तो ये एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कंपनी जो है अब क्या करेगी, कंपनी के जो व्यापारिक और पॉलिटिकल सिस्टम्स है, फंक्शंस है, वो अलग अलग कर दिए गए। दो बोर्ड बनाए गए, एक बीओडी और एक बीओसी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे लिखा नहीं है ना, एंड बोर्ड ऑफ अब एक एडमिनिस्ट्रेशन का संभालेगी और एक व्यापार। ध्यान रखना बीओडी और बीओसी दो अलग अलग बॉडीज है, कौन जो है ट्रेड करेगी और कौन जो है प्रशासन को संभालेगी। बीओडी को अगर हम देखें तो 3 निदेशकों की संपत्ति समिति महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ अप्रत्यक्ष संपर्क में रहेगी। टू मैनेज कंपनी कमर्शियल, एक मिनट, कंपनी कमर्शियल, हाँ देखो 3 निदेशकों की समिति महत्वपूर्ण है, क्यों, देखो कंटिन्यू द मैनेज ऑफ कंपनी कमर्शियल अफेयर। बीओडी का काम क्या होगा, डायरेक्टर्स, कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं ना हम जिसको, वो क्या काम करता है, ट्रेड से संबंधित बात, व्यापार से संबंधित काम करता है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि बीओडी क्या करेगा, कंपनी की कमर्शियल अफेयर्स को संभालेगा, यानी कि कंपनी के जो व्यापारिक संबंध है, व्यापार से संबंधित जो मुद्दे हैं, मामले, उन सबको कौन संभालेगा भाई, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक मंडल, यानी नियंत्रक मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करना, रेगुलेट करना, ध्यान देना। निदेशक, अब जो है कंट्रोल किस पे किया जाता है भाई, कंट्रोल किया जाता है आपके सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू। तो शासन जब किसी एरिया में चलता है तो वहां पे आपकी आर्मी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वहां पे उस एरिया के लोग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और दूसरा उस एरिया से आप कितना रेवेन्यू इनकम जनरेट कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो कंट्रोलर का काम क्या होगा कि बीओसी क्या करेगी, जो सिविल मामले होंगे नागरिकों से संबंधित, जो मिलिट्री काम हो गया, आर्मी से संबंधित जो काम होंगे, और रेवेन्यू से संबंधित जो काम होंगे, वो कौन करेगा इंडिया में, बीओसी। तो ध्यान रखना बीओडी बीओसी, बीओसी जो है आपका किसको देखेगी, एडमिनिस्ट्रेशन को, बीओडी ट्रेड को। ध्यान रखना ये दो अलग अलग बॉडीज है। फिर हाँ, अब जो भी चीजें होंगी ना, पॉलिटिकल मैटर्स जो भी होगा, पॉलिटिकल मैटर्स जो भी होगा वो सब, और कमर्शियल मैटर्स जो भी होंगे, हाँ कमर्शियल मैटर्स या कमर्शियल अफेयर जो भी होगा वो कहाँ होगा, उसका ब्यौरा कहाँ दिया जाएगा, ब्रिटेन में दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, चलिए। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, चलिए ये इंपॉर्टेंट इसीलिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पहला तो पिट्स इंडिया एक्ट को सर विलियम पिट्स के द्वारा लाया गया था, जो उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और मैं बात करूं तो पहली बार कहा गया कि भारत में जो एरिया है ब्रिटिश कंपनी ने एक्वायर किया गया है, वो भारत में कब्जा वाला क्षेत्र हो गया। किसका कब्जा हो गया उस पर, अंग्रेजी हुकूमत का कब्जा हो गया। दूसरा हमने देखा कि यहाँ पे जो है कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स को जो है डिफ्रेंशिएट किया गया, बीओडी और बीओसी बनाई है। पहले जो इससे पहले जो 1784 से पहले की जो कंपनी है, से पहले जो भी काम है, कंपनी कैसे देख रही है, एक ही व्यक्ति, एक ही प्रकार के लोग दो दो काम देख रहे, ओवरबर्डन हो रहा है, काम ठीक से हो नहीं रहा, इसलिए दो अलग अलग बॉडीज बना दी ताकि काम ठीक से हो सके, हम ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। कौन है ये, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे वैसे कॉर्नवालिस, कहानी बताओ तो यहाँ पे अमेरिका वॉर चल रहा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजी हुकूमत ने अमेरिका में भी क्या किया था, अपना कब्जा जमाया था।
तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की मैं बात करूं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके कौन थे? अमेरिका में जो युद्ध चलता है वहां से सरेंडर होके आए थे। सरेंडर मतलब कि कौन है ये? लॉर्ड कॉर्नवालिस वैसे अमेरिकन है, लेकिन अमेरिका से लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या किया था? सरेंडर करके आया था, सरेंडर करके लेके आया था ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश हुकूमत या फिर ब्रिटिश सेना इनको सरेंडर करके लेके आएगी। अब ये सरेंडर हो गए। अब अंग्रेजी हुकूमत ने भी सोचा कि बहुत तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति है, इन्होंने भी कहा कि मैं तो इतना प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति हूँ, मैं अमेरिका में काफी अच्छे पोस्ट पर हूँ, तो इन्होंने कहा और ब्रिटिश सरकार ने भी कहा कि आप क्या करो, आप क्या करें, हमारी तरफ से भारत जाओ और भारत में काम करो। तो ये 1786 का एक्ट जो है स्पेशली किसके लिए आया था? कॉर्नवालिस लेके आए थे। इसमें क्या क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस who was appointed as the governor general demanded certain powers। इन्होंने कहा कि मैं गवर्नर जनरल तो बनूंगा भारत का, लेकिन मुझे उसमें कुछ और शर्तें भी चाहिए। अब वो क्या शर्तें थी? अब देखो, टू फुलफिल दीज डिमांड्स द एक्ट ऑफ 1786 वाज पास्ड। पहली जो अब इनकी पावर थी वो क्या थी? पावर टू ओवरराइड द काउंसिल्स डिसीजन इन स्पेशल केसेस। 4 लोगों की मेंबर है। अब देखो ऐसा होता है ना कि अगर जो काउंसिल्स है, वोटिंग सिस्टम हो रही है, मैं कोई काम करवाने के लिए बोल रही हूँ, अब मैं तुम सब में वोटिंग कराऊं, मेजोरिटी में क्या हो रहा है कि मैं ना करूं, मेजोरिटी नेगेटिव की ओर मूव कर रही है ना, कि तुम मेरे जो पॉलिसी है उससे तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम उसको डिससेटिस्फाई करोगे। अब उसी कंडीशन में अगर क्या होगा कि कोई कानून है, अब जो है 3 लोगों ने उस कानून को ना बोल दिया, नहीं कर दिया, बोला कि हम नहीं करेंगे साहब, तो वो कानून तो डिमिनिश्ड हो गया ना, वो कानून तो कानून रहा नहीं। तो अब इसमें क्या कहा कि भाई एक तो तुम मुझे सरेंडर करके लेके आ रहे हो, ऊपर से मेरी कुछ डिमांड्स भी है। इन्होंने कहा कि पावर टू ओवरराइड द काउंसिल डिसीजन इन स्पेशल केसेस, मतलब कि अगर काउंसिल जो है वो उस काम को करने से ना भी कर दे, फिर भी मैं उनको जबरदस्ती करवाऊंगा, कि विशेष मामलों में परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति, कि कुछ ऐसे मामले जहाँ पे काउंसिल जो है मान नहीं रही है, वो उसका डिसीजन है उसको ही रद्द कर दो। तो एट द एंड मेरा ही काम होगा, मेरी ही मानना होगी, तो मैं जो बोलूंगा वो होगा। तो पहले डिमांड तो इनकी ये थी। दूसरी डिमांड ये थी कि मुझे सुप्रीम कमांडर बनाए, भारत में जो सेना है उस सेना का जो लीडर है उसका भी लीडर मुझे बनाया जाए, ताकि मैं अपने हिसाब से